तो सभी साथियों को जोहार। यह परिचर्चा जनतंत्र संवाद की ओर से है और मैं जनतंत्र संवाद की ओर से घनश्याम इस परिचर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। आज की परिचर्चा का विषय है जन स्वास्थ्य आंदोलन का व्यावहारिक पक्ष। इस पर हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड में काफी चर्चा की है और डॉक्टर A.K. अरुण, डॉक्टर रितु प्रिया ने इसमें हिस्सा लिया और डॉक्टर सतीश ने भी। अभी इस अंक में हम लोग जन आंदोलन के व्यावहारिक पक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग के बीच 2 वक्ता हैं, महत्वपूर्ण वक्ता हैं। एक हैं डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी, जो रांची से हैं। पढ़ाई लिखाई इन्होंने जो है मैंने MBBS और MS की है, लेकिन अभी जो है रांची में आयुर्वेद का और प्राकृतिक चिकित्सा का व्यावहारिक पहलू को आगे बढ़ा रहे हैं और हजारों मरीजों को इन्होंने इस विधा के माध्यम से स्वस्थ किया है। इसी तरह से हमारे बीच डॉक्टर सतीश गोंगुलवार हैं, जो कि गढ़चिरौली में हैं और वो भी जन स्वास्थ्य आंदोलन को अपने इलाके में, आदिवासी इलाके में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले चाहूंगा कि डॉक्टर सुरेश अग्रवाल, झारखंड में जो जन स्वास्थ्य की माने दशा और दिशा है, उसमें जो जन आंदोलन, जो जन स्वास्थ्य को लेकर के जन आंदोलन की बात है, व्यावहारिक, उसका जो व्यावहारिक पक्ष है वो क्या होना चाहिए, इस संबंध में वो अपनी बात रखें। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल। नमस्कार घनश्याम जी। देखिए, मैं तो आंदोलन का आदमी नहीं हूँ। मैं तो रचना करता हूँ बैठकर अपने क्लिनिक में, लेकिन जन स्वास्थ्य से मेरा सरोकार है और मुझे जो लगता है कि वो सरोकार ही है जो अल्पसंख्यकों लोग को या जन को सक्षम बनाएगा, जो विसंगतियां हैं उसको हटाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि मैंने एलोपैथी में पढ़ाई की, MS किया, लेकिन मेरा शुरू से ही रुझान रहा था कि कैसे स्वास्थ्य के मामले में जनता को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तभी हम जो विसंगतियां हैं उनको न्यूनतम कर पाएंगे। और इस दृष्टिकोण से ही मैं पिछले 30 साल से, अब तो मेरे अपने काम की समाप्ति के मुकाम पर आ गया हूँ, कि वो यही सोचकर मैंने आरंभ किया। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ कुछ छोटी छोटी चीजों से। मेरा पालन पोषण एक बहुत बड़े परिवार में हुआ था, यानी बड़ा परिवार बनने से एक लार्ज फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। 7 भाई थे हमारे पिताजी और चाचा वगैरह मिलाकर, और 50 लोगों का खाना एक किचन में बनता था। और हमारे परिवार की हेड हमारी दादी हुआ करती थी। मुझे याद नहीं है कि डॉक्टर कभी आता था। डॉक्टर का आना परिवार में एक मोहल्ले में न्यूज बन जाता था, अरे उनके यहाँ डॉक्टर आया है। तो ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन परिवार की क्षमता इतनी थी, ज्ञान की इस रूप से ज्ञान था परिवार में कि अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं को पारिवारिक स्तर पर ही दूर कर लेते थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे पैदा होते हैं और सबसे बड़े होने तक में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका पेट खराब ना हो, पतले पे खाने नहीं। और जब MBBS करके मैं क्लिनिक में बैठा, तो जब मेरे पतले पे खाने का जो हमारी ट्रेनिंग थी, उसके लिए जब पेशेंट आता था तो एक एंटी डायरियल दिया, पेट में मचोड़ है तो एक एंटी स्पाज्मोडिक दिया, और अगर हल्का बुखार हो गया गैस्ट्रोएंटेराइटिस में तो एक एंटीपायरेटिक दे दिया, और उल्टी भी हुई तो एक एंटीएमेटिक दे दिया। 4 दवाइयां देकर मैं 4 सिरप का वो लेकर घर लौटते थे पेशेंट के लोग, और आके 2 घंटे बाद या 6 घंटे के बाद बोलते थे, डॉक्टर साहब दवाई को पीकर 6 महीने का बच्चा उल्टी कर देता है। तो हम कहते थे कि नहीं, अब तक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा उसको उल्टी रोकने। तब उसी से में मुझे अपने बचपन की याद आई कि हमारी दादी क्या किया करती। तो मुझे लगा कि MBBS रिम्स के बरियातपुर के मेडिकल कॉलेज से पढ़कर जो मैं निकला हूँ, वह ज्ञान मेरी दादी के ज्ञान से बहुत छोटा है। वहां से मुझे दृष्टिभंगी मिली कि शायद जो हमें पढ़ाया गया है वह व्यवहारिक नहीं है। आपने जो जन स्वास्थ्य आंदोलन का व्यवहारिक पक्ष जो टाइटल रखा है, तो वह अव्यवहारिक था और नुकसानदायक था
और एम्पावरमेंट नहीं होता था। यानी आपके स्वास्थ्य का पूरी जिम्मेवारी आपने एक चिकित्सक को दे दिया, और चिकित्सक को सरोकार आपके स्वास्थ्य से नहीं है, उसको सरोकार अपनी आमदनी से। यह निष्कर्ष निकालकर मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया कि क्यों नहीं ऐसी बहुत सारे रोग हैं, स्वास्थ्य रोग नहीं बोलूंगा, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें एम्पावरमेंट किया जाए, समाज का सशक्तिकरण हो, समाज को व्यवहारिक ज्ञान से, जो ज्ञान उसके आसपास के किचन में उपलब्ध है, आसपास के पौधों में उपलब्ध है, और उनका व्यवहार करके और बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं को हम निदान कर सकते हैं। और यही मेरे लिए एक आंदोलन का पक्ष है कि अगर हम ऐसा कर पाए तो जो विसंगतियां हैं कि एक डायरिया में, मेरे पास उदाहरण है कि 6 महीने के बच्चे को एक डायरिया में 20-20, 30-30 हजार रुपए का बिल बना है और नुकसान हुआ है, जिसके लिए आप आंदोलन खड़ा करते हैं कि ये शोषण हो रहा है। तो शोषण को हटाने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि समाज की क्षमता को विकसित करेगा। अब मैं इसका एक उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ। आज से कुछ साल पहले बेंगलोर से मेरे मोहल्ले में एक बच्ची बड़ी हुई थी, और वो टेक्नोलॉजी में बेंगलोर में अच्छी नौकरी करती है, 4 लाख रुपया महीना पाती है। उसका फोन आया कि भैया मेरा छोटा बच्चा है 4 महीने का, और उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप कुछ बताइए। हमने कहा अरे जिसकी इतनी दूर से मैं आपको कैसे बताऊंगा। बोला नहीं आप तो कुछ करते रहते हैं, बताइए। मैंने कहा कि अनार मंगा लो एक, और अनार के छिलके को अपने दूध में, दूध पिला रही थी, और दूध में घसकर फिर उसको चटा दो बच्चे को। घनश्याम जी दूसरे दिन सवेरे वो ठीक हो गई, बच्चा ठीक हो गया। मेरे लिए यह आंदोलन है। हमारे परिवार में ही जब किसी को खांसी होती है तो यही अनार का छिलका मैं चूसने के लिए बोलता हूँ, और 80% लोग 2-3 दिन में मुक्ति पा लेते हैं खांसी से। अब इसके पीछे जब हम अनार के छिलके का विज्ञान देखते हैं, यह परंपरा है। हमारे घर में हमारी दादी अनार के छिलके को कोई फेंकती नहीं थी, तो सुखा कर रखती थी, गाड़ी बोलते हैं आयुर्वेद में। तो हमारे ऋषियों ने बहुत सारे जीवन उपयोगी ज्ञान को समाज की परंपराओं में व्यक्त किया। उन्होंने आंदोलन नहीं किया, माफ करेंगे घनश्याम जी, उन ऋषियों ने ज्ञान को उसका सामाजिकीकरण किया। तो हमारा अगर जो पक्ष है, जिस पक्ष को आप ध्यान देना चाहेंगे कि जीवन उपयोगी ज्ञान को, स्वास्थ्य के ज्ञान को, उसका सामाजिकीकरण करे समाज में, तो उन्होंने क्या किया, ऋषियों ने किया कि वो जीवन उपयोगी ज्ञान को परंपराओं के रूप में, रिचुअल्स के रूप में, धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में समाज में व्यक्त किया। और मजे की बात देखिए आप, गौर करने की बात, कि वो जीवन उपयोगी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी स्कूल कॉलेज के, अल्फाबेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अल्फाबेट की जो हम उसको क्रचेज बोलते हैं, बेसिकली दीज अल्फाबेट्स आर क्रचेज ऑफ नॉलेज। उस भंगी की जरूरत नहीं है। वो ज्ञान एक सामान्य व्यक्ति बिना अक्षर ज्ञान के पीढ़ी दर पीढ़ी अक्षुण, वो चाहे आंवला नवमी की पूजा हो या तुलसी विवाह हो, समाज में स्थापित करना ज्ञान के उन मापदंडों को। अगर ऐसा आंदोलन चलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा व्यवहारिक होगा, समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो इस दृष्टिकोण से मैंने सभी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को 4 स्तर में बांटा है। पहला तो ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जिनको व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर परिवार में या परिवार के आसपास उपलब्ध संसाधनों से टैकल किया जा सके, बिना किसी बाहरी संसाधन के, बिना किसी परामर्श के। करीब 30-40% ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो इस स्तर पर ठीक हो जाती है। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा घनश्याम जी, आप सोचिए कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। दूसरा स्तर है कि ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जिसमें परामर्श की जरूरत है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के परामर्श जो जरूरी नहीं है कि वह आयुर्वेद का वैद्य हो या एलोपैथ का डॉक्टर हो। वह ऐसा व्यक्ति हो आपके मोहल्ले में, आपके आसपास में, जिसको स्वास्थ्य के विषय में रुचि है, वो 1 या अधिक
स्वास्थ्य समस्याओं को सामाजिक जिम्मेवारी के तहत मुफ्त में लोगों को परामर्श देता हूँ, सहायता करता हूँ। लोगों के मैं गाँव में ऐसे वैद्यों से मिला हूँ झारखंड के गाँव में, जो कि उनके पास चाहे वो मृगी रोग हो, चाहे घात रोग हो या किसी तरह का रोग हो, वो स्पेशलिस्ट एक रोग में या 2 रोग में है, तो गाँव के लोग, आसपास की पंचायत के लोग उसके पास जाते हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं का निदान पाते हैं और वो पैसे नहीं लेता है। मैंने पूछा था एक वैद्यों के एक सम्मेलन में, ग्रामीण वैद्यों की एक मीटिंग में, कि अगर कोई पैसा नहीं देगा तो आप इलाज करोगे? तो उन्होंने मुझे डांट दिया, बोला डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, गाँव का है आदमी और उससे हम पैसा नहीं लेगा तो उससे इलाज नहीं करेंगे। ज्यादा खुशी से होता है तो एक मुर्गा काट लेते हैं, एक दारू का बोतल ले लेते हैं और वो भी उसका उपभोग वो सब मिलकर कर लेते हैं। और हम ऐसे ग्रामीण वैद्यों से मिले हैं कि जो वनौषधि एकत्रित करने के लिए किसी रोगी के लिए 2-2 दिन जंगलों में प्रवेश करके एकत्रित करके लाते हैं और इलाज करते हैं और पैसा नहीं लेते। तो हमारा मेरा कहना आज का ये है कि आंदोलन का ये पक्ष देखें, हम इसको रचनात्मक एक प्रक्रिया से जोड़े। समाज बेसिकली समाज तभी सशक्त होता है जब वो आत्मनिर्भर होता है, जब वो बाहर सरकार तो आर्टिफिशियल, सरकार नाम की चीज को मैं कृत्रिम मानता हूँ। ये तो पता नहीं कहाँ से कृत्रिमता पैदा हुई कि सब चीजों के लिए हम सरकार की तरफ मुंह मोड़कर समाज को हमने पंगु बना दिया। सरकार नाम की चीज ने हमारी, और फिर हमारी जो प्रजातांत्रिक वोट वाली परंपरा थी, तो उसने तो ऐसा पंगु बनाया है कि हर चीज के लिए पूरा का पूरा समाज उस सरकार की तरफ देखने लगा और सरकार में क्या हो रहा है उसके ऊपर टिप्पणी करने से मैं बचना चाहूंगा। वो मेरा विषय नहीं है। तो आप सोचे कि जब तक हम लोग के प्रति जुड़कर, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे लेकिन आपने डॉक्टर साहब आपने 2 पक्ष रखा है, तीसरा चौथा आपने कहा 4 पक्ष है इसका, तो ये 2 पक्ष आपने रखा, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर टैकल करना और व्यावहारिक ज्ञानवान व्यक्ति से परामर्श लेना, 2 पक्ष हुआ। तीसरा चौथा पक्ष क्या है? 70% समस्याएं यहाँ ठीक हो जाती हैं। ये मैं 30 सालों के अनुभव से कह सकता हूँ। मैंने फहरिस्त बनाई हुई, मेरा फाइल खुला हुआ है बगल में, फहरिस्त बनाई हुई किन किन स्वास्थ्य समस्याओं में हम सशक्तिकरण कर सकते हैं समाज का, कि उसको डॉक्टर वैद्य के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, शोषण का अवसर ही नहीं देगा। उसके बाद जो 2 स्तर है, एक स्तर है जो लगभग 25 से 30% स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी हैं जिसमें एलोपैथ की जो ट्रेनिंग है, एलोपैथ का जो विज्ञान है, वह आवश्यक है। जैसे जिस समस्या के लिए आपको बेंगलोर जाना पड़ा, तो ऐसी लेकिन एक मजे की बात मैं बताता हूँ, अगर ये पहले और दूसरे स्तर पर ठीक मैनेजमेंट हो जाए तो तीसरे स्तर पर पहुंचने की समस्या बहुत कम होगी, रिडक्शन हो जाएगा उसमें। और एक चौथा स्तर है जहां एलोपैथ भी नहीं काम करता है, वहां इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी आयुर्वेद या परंपरागत विज्ञान और एलोपैथ की साझा समझ काम है। ये चौथा स्तर है। ये 4 स्तरों पर अगर हम काम करते हैं तो हम, मैंने काम किया था, आपको शायद मैंने 1990 में 11 पौधों की छोटी पुस्तिका बनाई कि 11 ऐसे पौधे जो आसानी से झारखंड में हो या उपलब्ध हो या कराए जा सके, निरापद हो, एक से ज्यादा उपयोग हो। और वो 11 पौधों का चुनाव में इसलिए किया था, और आपको आश्चर्य होगा कि मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में 11 में से 7 पौधे आ गए। तो इतना, एक निर्गुंडी का, मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। एक लड़की आ गई मेरे पास, एनजीओ से ही थी, और वो आकर खड़ी हुई है, बोल की डॉक्टर साहब मुझे मासिक धर्म हो रहा है और बहुत पेट में दर्द हो रहा है, डिस्पेनोरिया बोलते हैं, कस्तारता बोलते हैं। तो वो मासिक धर्म के समय दर्द बहुत आम समस्या है, और मैं संयोग से मेरी गली में मैंने निर्गुंडी यानी सेंडवार का पौधा लगाया हुआ लोगों को दिखाने पहचानने के लिए। तो मैंने कहा कि तुम्हारी तो दवा यही है कि निर्गुंडी का पत्ता उबाल के पी लियो।
दूसरे दिन उसने हमको रिंग किया कि डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। और वो जेवियर डायस नाम के एक व्यक्ति हैं, वो एक एनजीओ कार्यकर्ता चलाते है। हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक एनजीओ चलाते हैं, उसी संस्था से आई थी। तो हमने उस लड़की को कहा कि तुम्हारे यहाँ से तो मासिक पत्रिका निकलती है, उसमें लिखो कि मासिक धर्म के दर्द में गांव की महिलाएं, गांव की लड़कियां सिंधवार का पत्ता उबालकर पी लें, ठीक हो जाएंगी। और उसने किया, और 1 साल के बाद वो भी बोले डॉक्टर साहब इससे तो बहुत लोगों का भला हुआ, बहुत लोगों का कष्ट। ये मेरा आंदोलन यही है, मैं इसी को आंदोलन मानता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। और आपने साफ साफ तौर पे कहा है कि समाज जब तक सशक्तिकरण नहीं होगा समाज का, तब तक हम इस ज्ञान परंपरा को आगे मजबूत नहीं बढ़ा सकते हैं। और समाज के पास बहुत सारा ज्ञान है जो बिखरा पड़ा है, उन ज्ञानवानी लोगों को, उन ज्ञानियों को हमें एक साथ लाना पड़ेगा, और उनके आधार पर हम रचनात्मक आंदोलन, स्वास्थ्य का रचनात्मक आंदोलन जो आप कर रहे हैं, उससे आगे की दिशा जो है तय होगी। अब मैं डॉक्टर सतीश गोंगलवार से कहना चाहता हूं कि अपनी अपना अनुभव सुनाए, हम लोगों को अपनी बात रखें। नमस्ते घनश्याम जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। और डॉक्टर जी और जो भी सहभागी है सबको नमस्कार। मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले से हूँ, और मेरी काम की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से हुई। और उसके साथ में जब उस आंदोलन में जुड़ा था, तब कई डॉक्टर मित्रों से भी एक परिचय हुआ था, और उसमें मेडिको फ्रेंड सर्कल नाम का एक ग्रुप था देश भर में, तो उनके साथ मैं जुड़ा। तो उसमें जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य का काफी विचार उस वक्त होने लगा था। इसमें काफी पढ़ना भी हुआ, तो गांधी विनोबा का आरोग्य विचार भी पढ़ा। तो विनोबा ने एक अपने आरोग्य विचार का एक उनका स्वतंत्र ये है, उसमें उन्होंने कहा है कि 90% स्वास्थ्य का सवाल जो है वो लोगों के हाथ में। तो आप जब बीमार पड़ते हो तो तब तुम एलोपैथी पे जाओ, आयुर्वेदा जाओ, होम्योपैथी जाओ, नेचुरोपैथी के बाद जाओ, तो तब आपको डॉक्टर और उस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन 90% स्वास्थ्य ये हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में मतलब समाज के हाथ में। और मैं उसी तरह से उसी विचार को लेके जब गढ़चिरोली में मैंने काम शुरू किया, तो तब मैं ये देख रहा था। और थोड़ी सी स्थिति आपको थोड़ी पहले बता दूं, क्योंकि हम बहुत बार पैथी और उसमें का प्रिवेंशन वाला जो रोल है, जिसको बीमारी ना हो इसके लिए जो प्रयास वाला है, तो हम जब आपको पता है कि अभी हम कोरोना के लिए बहुत अभी ये कर रहे हैं, लेकिन 1918 में फ्लू का ये आया था और उसमें 1.5 करोड़ लोग मरे। अब उस वक्त भी हमारे पास पैथिया थी ना, सिर्फ एलोपैथी या इस तरह के पैथी के बाकी वैक्सीनेशंस, बाकी दवाइयाँ, बाकी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। तो उसमें 1.5 करोड़ लोग मरे। आज तो अभी इतना सारा सब चल रहा है, उसके बाद में भारत में 2 लाख ही मृत्यु है। लेकिन 2 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ है, उसमें मृत्यु 2 लाख ही है। इसका मतलब हमने काफी लोगों को उसमें से निकाला भी है, निकले भी है उसमें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी व्यवस्था पहले क्या थी। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में 1947 में हम अगर हमारे इंडिकेटर्स देखते तो बहुत बुरे थे। एक तो आपको पता होगा कि उस वक्त कस्तूरबा गांधी का डेथ निमोनिया से हुआ था, कि जो निमोनिया आज तुरंत हम छोटा कोई भी डॉक्टर हो वो तुरंत दुरुस्त करता है। निमोनिया से अभी मृत्यु है, बच्चों में ज्यादा मृत्यु होते, लेकिन उस वक्त इसका मृत्यु कस्तूरबा जी का निमोनिया से हुआ और कमला नेहरू का टीबी से हुआ। ये सबको पता है। अब हमारे पास इतनी सारी पैथियां होने के बाद में भी हम उसको, और आज हम जो टीबी का वैक्सीन लेकर आज हमने टीबी के इस पे काफी हमने नियंत्रण किया है, कि जब वैक्सीन निकला तो काफी, अभी बचपन से हम लोग सब उसका वैक्सीन लेते हैं, उसके आधार पर हमने टीबी को काफी नियंत्रण में लाया। दूसरे मैं आंकड़े थोड़ा स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त में बता रहा हूँ कि ये सब हमको देखना होगा कि कोई ये पैथी का लड़ाई नहीं है। हम कोई भी पैथी आखिर बीमार होने के बाद में ही उपयोग में लाते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए
सब पैथी में जो जो चीजें अच्छी है उसको हमको लेना पड़ेगा। और उसमें एलोपैथी में पब्लिक हेल्थ ये बहुत बड़ा ये था, हमको विषय भी था प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन। वो सबका आधार है, वो आयुर्वेदा का भी आधार है, होम्योपैथी का है कि बीमारी न हो। उसमें बीमारी होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सिर्फ 10% का काम है। तो हमारे देश में जब स्वतंत्रता हमको मिली 47 में, तो हमारा जन्म दर था 40, 1000 इसमें। आज हम 2021 में वो 20 तक लाने में ये हुए। हमारा ये था अर्भक मृत्यु दर, 1 साल के बच्चे जो मरते थे वो 200 था 1000 में। 1000 बच्चे जन्म 1 साल तक उनके 200 मरते थे, वो आज 30 तक आ गया है। हमारा जो एवरेज जो ये है वो 68 साल अभी बना है, उस वक्त बहुत कम था हमारा एवरेज ये उस वक्त। तो ये सारे चीजें, और उसके बाद में अभी बीमारियों के जो अलग प्रकार आ गए, तो ये काफी चीजों को हमने वैक्सीनेशन के ऊपर काफी कंट्रोल किया। जब भी बच्चों की कई बीमारियों को हमने ये किया है, तो आज शासकीय व्यवस्था में पब्लिक हेल्थ के लिए उसमें यही रोल ज्यादा किया जाता है। अब मैं जब यहाँ मैंने काम शुरू किया तो मैंने ये विचार लेके आया था। मैंने ये भी देखा कि जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ये जड़ी बूटी और इसके ज्ञान में, बिल्कुल ये ज्ञान था अपने यहाँ। जब अपने पास ये सारी सिस्टम नहीं थी तो यही वैद्य गांव में उपचार करते थे अलग अलग प्रकार के। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उसको मैंने समझा कि क्या चीज है। तो उसमें चीज तो सही थी, लेकिन उसको हमारे ज्ञान को एक जकड़ लिया था। हमारे ज्ञान आज जितना खुला है एलोपैथी में, आप पूरा ज्ञान खुला है अभी के विश्व के, इसमें ज्ञान को सभी खुला। उस वक्त हमारे ज्ञान को मर्यादा थी नए सीखने के, और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से सीखते थे। जितना गुरु ने सीखा उतना ही उसका ये था, और बाकी आगे वो सिस्टम खत्म हो गई तो ज्ञान भी वहीं लुप्त हो गया या आगे नहीं चला। तो ये मैंने वैद्य परंपरा में देखा कि जो अपने गुरु से सीखे हुआ ज्ञान है उसका मूल्य भी नहीं लेते हैं वो अपना उसका जीने का आधार, जो गांधी ने कहा था अपने हिंद स्वराज्य में कहा है कि डॉक्टर और वकील ये एक्सप्लॉइटर है बहुत इसमें। तो तब मैंने तय भी किया था कि हम हमारा व्यवसाय नहीं करेंगे, हम जीने के लिए हमारी प्रैक्टिस ये नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ में जुड़कर पब्लिक हेल्थ में हमारा करेंगे, और हम जीने का आधार दूसरा बनाएंगे, कोई अलग ये करेंगे, जो वैद्य परंपरा में हमने देखा। लेकिन उसमें ये भी देखा मैंने कि ये वैद्य परंपरा खत्म भी होते आ रही है, क्योंकि उसको नए ज्ञान का जो एक द्वार खुला होना होता है वो बंद है, अपने इसमें बंद रहा है। आयुर्वेदा हम कितना भी बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेदा को हमने जकड़ लिया था, कुछ ही लोगों के पास ये ज्ञान था, इसलिए आज हम देख रहे हैं कि उसमें संशोधन की कमी अभी खुला हुआ है, लेकिन तब बंद था हमारे ज्ञान की ये। तो ये वैद्य जो गुरु शिष्य परंपरा से सीखे उतना ही उनके पास था, वो अपना करते भी थे, लेकिन नए जनरेशन में ये ज्ञान जाने की व्यवस्था नहीं थी। उस वक्त हमने ये थाम लिया कि इस ज्ञान को हमको आगे ले जाना चाहिए। तो हमने फिर आयुर्वेदा से कुछ अच्छी सीखे, बातें सीखे, वैद्य से हमने ये सीखा, और ये ज्ञान फिर परिवार में जाने के लिए कि फिर महिलाओं को ये ज्ञान कैसे दे, उसके इसमें जैसे इन्होंने बताया वैसे 10-15 जो नॉर्मल बीमारियों पे यूज करते हैं ऐसे पेड़ वन औषधियाँ हमने ये किए। उसके वन औषधि गार्डन हर घर में हो इस तरह का ये किया, उसकी दवाई बनाने का सिखाया, इसका काफी प्रशिक्षण ये किया। लेकिन एलोपैथी का जो प्रिवेंशन वाला काम है, एलोपैथी में जो ये प्रिवेंशन वाला, क्योंकि बीमारी का जो 90% हमारे हाथ में, उसका कारण हमको शुद्ध हवा होनी चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, हमारी स्वच्छता होनी चाहिए, हमारे जो परंपरा है उसमें जो गलत चीजें हम करते हैं तो उसको ये हुआ, हमारी व्यसन धीनता है उसको नियंत्रण में लाना। तो ये सारी बातें समाज के हाथ। और फिर आज जैसे कोरोना की स्थिति में हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमारा परिवार हमारी जिम्मेवारी। तो इसका मतलब ही ये है कि ये हमको फिर से ये विकेंद्रित व्यवस्था वाली बात है, हमारा गांव हमारी। तो इस कल्पना से हमने आरोग्य स्वराज्य वाली कल्पना मानी है कि आरोग्य स्वराज्य हमको ये करना है, तो हमको गांव को आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के बारे में भी बनाना है। तो स्वास्थ्य के बारे में बनाना मतलब वहाँ
शुद्ध हवा, शुद्ध अच्छा खाना, जो आज हम कई बीमारियां, अभी जो नए जो बीमारियों का सारा ट्रेंड आया है वो हमको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, इसलिए प्रदूषण से कई बीमारियां बढ़ रही है। अभी हम तो कोरोना के इसमें ये कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण से हमारे देश में कितने लोग मरते हैं और कितने बच्चे आगे जाकर उनका ये खराब हो रहा है, ये हम देख ही नहीं रहे। शहरों में तो ये बहुत ज्यादा हुआ है। पीने का पानी, शुद्ध पानी मिलने का है तो आज हम आरओ और इसमें का पानी पीने लगे हैं। फिर शुद्ध खाना है कि जो आदिवासी क्षेत्र में जंगल से मिलना और जो बिना खाद जो ऑर्गेनिक खाद यूज करते थे वो एक खाना शुद्ध था, वो भी हमारा बदल गया है। तो आज हमको खाना भी, हमारी थाली भी हमारी विष मुक्त ये बन गई है, क्योंकि जितना रासायनिक खाद और ये सारा विकास की प्रक्रिया में आया है तो हमारा खाना भी शुद्ध नहीं। तो ये सारी बातें फिर हमारे हाथ में है, समाज के हाथ में है। फिर उसमें हमारे महिलाओं का स्थान था कि महिला कब खाएगी, महिलाओं के खाने की तरफ बहुत काफी ये होता था। हमारे देश में वो सवाल आज भी है कि हमको 42% महिलाएं एनीमिक है, बच्चियां एनीमिक है और हमारे बच्चे कुपोषित है 42%। तो इनको अब ये सब खाने और हमारी समझ की इसमें बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना ये अलग बात है, लेकिन हमारे बाकी शास्त्रों में इसके बारे में खाने के काफी, आयुर्वेदा में काफी खाने के बारे में दिया था। नेचुरोपैथी जो ये कर सकते, लेकिन अब ये सब पैथियां अमीर लोगों के लिए होगी। आप देखिए शहरों में जाइए तो आयुर्वेदा एलोपैथी से भी महंगा हो गया। नेचुरोपैथी तो अमीर लोगों का ही काम हो गया कि जो गांधी ने नेचुरोपैथी गांव-गांव में नैसर्गिक उपचार हम कर सकते हैं। फिर हमारे वैद्यों को हमने ये सारे ज्ञान में शामिल नहीं किया, नया ज्ञान देने की हमने प्रक्रिया नहीं की, जो अभी थोड़ा बहुत आयुष के माध्यम से शुरू हुआ है, अभी थोड़ा सा उसको ये मिला है। तो ये पैथी वाला ये छोड़कर 90% जो लोगों के हाथ में स्वास्थ्य के सवालों का, उसको हमको आगे लेना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि शासन का बजट क्यों ज्यादा बढ़ना चाहिए, शासकीय, क्योंकि ये शासन ही कर रहा है। कोई प्राइवेट डॉक्टर जो इस तरह से बैठे हैं वो कोई आपको बीमारी न होने के लिए तो बहुत प्रयास नहीं करती है ना। आप देखिए सारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शासन के माध्यम से चलता है, सारे कुपोषण के ये आंगनवाड़ियों से चलते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल शासकीय है और इसका बजट और इसमें सबसे ज्यादा सुविधा होनी चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य का बजट इतना कम है कि हमने प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से बढ़ावा दिया तो हमारी पूरी नीति केंद्रित हो गई है। और अभी कोरोना की स्थिति में उसी का हम देख रहे हैं कि वो केंद्रित अभी और फिर बाद में बोल रहे हैं हमको अभी गाँवों में ये करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, आज के कोरोना का अगर नियंत्रण है तो गाँव से ही शुरू होगा उसका, कि गाँव में अपने नियम बना के वही व्यवस्था करेंगे तो ही हम इससे ये हो गए, क्योंकि अभी वो गांव तक फैला है, पहली बार नहीं फैला था लेकिन अभी फैला हुआ। तो इसमें जो हम ग्राम आरोग्य स्वराज्य की बात जो करते हैं वो इससे कर रहे हैं कि इसमें पैथी कोई भी हो, गांव में इस तरह से एलोपैथी का ज्ञान वाला भी काम कर सकता है, बेसिक एलोपैथी की दवाई ये कर सकता है, निसर्ग उपचार है, ये जड़ी बूटी वाला जो है वो सभी का ज्ञान वाले लोग वहाँ हो सकते हैं उसमें बीमार होने के बाद। लेकिन ये जो बीमारी न होने के लिए जो हमको करना है वो तो पूरे समूह को करना है, समाज को करना है, परिवार में करना है। तो ये हमारे स्वास्थ्य आंदोलन का जो व्यावहारिक पक्ष है ये है कि जो बीमारियां न होने के लिए हम ये कर सकते हो, कोई भी पैथी का पार्ट हो, वो आयुर्वेदा का हो, एलोपैथी का हो। और हम ये देख रहे हैं कि एलोपैथी का यही हिस्सा जिसने विश्व भर में कई बीमारियों का ये किया। इसलिए मैंने जो आंकड़े इसलिए बताया कि स्वतंत्रता के वक्त हमारे पास ये पैथियां कुछ प्रमाण में थी, लेकिन हम ऐसे बीमारियों, फ्लू जैसे बीमारियों को 1918 में भी जब अंग्रेज थे उनके पास भी कुछ पैथियां थे, लेकिन इतना संशोधन नहीं हुआ था उस वक्त। तो वो स्थिति हम थी कि 1.5 करोड़ लोग इस फ्लू से, जो अभी कोरोना है वैसे ही फ्लू है, वायरल ये था, उससे मरे हुए। तो ये हमको समझना होगा। और आज केंद्रीय स्थिति में हम देख रहे, जब ये केंद्रीकृत सारी व्यवस्था जो कंट्रोल कर रहे तो उसमें क्या हाल हो रहे, कैसे नहीं कर पा रहे। और आखिर में जब उनके हाथ से चले जा रहा है तो बोल रहे कि राज्यों को करो, और राज्य बोल रहा है कि नीचे जिले के लेवल पे जाओ, और जिला बोल रहा हूँ कि अभी हमारे महाराष्ट्र में तो ये बोल दिया कि
हमारा परिवार, हमारी जिम्मेवारी। तो इस आखिरी में उसी में आना होगा हमको। तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का, स्वास्थ्य आंदोलन, स्वास्थ्य का जो आंदोलन है, जन आंदोलन जो है, वो उसी दिशा में हमको ले जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि कोरोना ने फिर से एक बार हमको इस व्यवस्था को समझना, तो इसमें ये सारे सवाल आ गए कि हमारे खाने हमको अच्छा मिले, हमको पानी अच्छा मिले, हवा हमारी शुद्ध हो, और स्वच्छता, और ये सारी चीज साथ में फिर इस तरह के जो पैथी, तो इसलिए वैक्सीनेशन ये बहुत बड़ा, अभी की भी कोरोना के लिए हम अगर ये करेंगे तो इसमें वैक्सीनेशन ये बहुत बड़ा रोल करेगा, जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। यही हमारे हाथ में कि जल्दी उसको आइडेंटिफाई करो और उसको क्वारंटाइन करो, अलग से रखो। अब क्वारंटाइन में उसको कोई पैथी का सवाल नहीं, उसको अलग रखना है, उसका अच्छा खाना दो, उसके साथ बात करो, इतना ही करना है, क्योंकि उसमें से 80% लोग वैसे ही वापस आ रहे बिना कुछ ज्यादा दवाइयाँ लेने से। उसने यही बताया कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा जूस लो, अलग से रहो सिर्फ, कि उसका स्प्रेड ना हो। तो बाकी जो जिनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनके लिए दौड़ना पड़ रहा है ऑक्सीजन के बेड के लिए, और ये बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं, लेकिन उतनी भी व्यवस्था हमारे पास में नहीं है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इतने लोग ऑक्सीजन के लिए न मिलने से मर रहे। मेजोरिटी वही कारण है, क्योंकि ये वायरस आपके फेफड़े पे काम कर रहा है इसमें। और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिन्होंने जल्दी माइल्ड सिम्पटम्स है, क्वारंटाइन कर लिया आपको, तो यही प्रिवेंशन के मेथड है। तो अभी हम गाँव में यही प्रयास कर रहे हैं कि ये 3 चीजों कि आप हाथ धो ठीक से, मास्क का यूज करो, डिस्टेंसिंग रखो, अगर कोई ऐसे सिम्टम दिखते तो उसने क्वारंटाइन हो जाओ, कुछ 10-12 दिन आप अलग से रहिए, तो इसको हम निपटा सकते हैं इसको। और फिर बाद में वैक्सीनेशन होता है तो वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो यही हमको कोरोना ने भी ये दिशा आज के इसमें बताई है। और जो हम पहले से विचार कर रहे थे जन स्वास्थ्य का, ये क्या होगा व्यावहारिक पक्ष, तो ये आरोग्य स्वराज्य वाली बात है। तो जितना ये विकेंद्रित व्यवस्था की जैसे हम बात करते हैं, तो ये आरोग्य स्वराज्य भी गांव-गांव का आरोग्य स्वराज्य हो, तभी हम ऐसे कई आह्वान आएंगे तो उनको निपटा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। एक तो कि आरोग्य स्वराज को हमें आगे बढ़ाना है, यही हमारे लिए दिशा भी होगी, दृष्टि भी होगी, और हमारा व्यवहारिक पक्ष भी होगा। और इसमें आपने जो बहुत एक बात कही कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ, इसको हमको आगे बढ़ाना है। और इसके लिए जरूरी है कि हम स्वास्थ्य की जो पूरी विधा है, स्वास्थ्य की जो पूरी प्रक्रिया है, उसका विकेंद्रीकरण करें। वह गांव-गांव तक कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में है। और यह तभी होगा जबकि हमारा माने पर्यावरण संतुलित होगा, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध मतलब पानी होगा, शुद्ध जो है सो वातावरण होगा। तो इस संबंध में बात की है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में मेरे मन में सवाल उठता है, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आज की विकास की परियोजनाएं हैं वह केंद्रित भी हैं और वह पर्यावरण विरोधी भी हैं? तो इस विकास की इस तरह की योजनाओं के रहते, विकास की इस तरह की दृष्टि और नीति रहते, क्या हम इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ा सकेंगे? ये मेरे मन में सवाल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका विरोध ही करना होगा। जब हम आरोग्य स्वास्थ्य की, आरोग्य स्वराज्य की बात करते हैं, तो ये विकास की आज की प्रक्रिया को विरोध ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब नष्ट कर रहा है ना, सब बढ़ा रहा है। ऐसा कोई संगठन या कुछ ग्रुप बनाया जा सकता है जो कि युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करे इसमें आगे बढ़ाने के लिए? हम लोग तो कर ही रहे हैं। इसमें हमने ये कही इस तरह के वॉलंटियर्स, गांव की महिलाओं को इसमें, दोनों इसमें एलोपैथी की कुछ चीजें जो बेसिक टेक्निक्स है, और उसमें आयुर्वेदा जो जड़ी बूटी वाली बात है उसको जोड़ के, इसको इन कॉम्बिनेशन में ऐसे स्वास्थ्य वर्कर हम गांव-गांव में तैयार कर सकते। और फिर गणेशान जी ने जो बताया वो भी मुद्दा उसके साथ में जोड़ा कि जैसे मैं आज आदिवासी क्षेत्र में देखता हूँ, हमारा खाना जितना जंगल से आता है वो शुद्ध खाना है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है, और वो आदिवासी को हमने बोला है कि ये तुम्हारा खाना खराब है, तुम खा रहे हो, और वो बेचारा उसको बेचकर बाहर का बेकार का खाना खा रहा है। कहीं परंपरा है, हमने उसको फिर से हमने इसको जोड़ा है इसके साथ में। जैसे महुआ को एक बहुत न्यूट्रिशनल फूड है, उसको अभी हम फिर से प्रमोट कर रहे हैं कि आपको इसकी चीजें बना के खानी है। शराब तो हर चीज की निकलती है ना, इसलिए महुआ को शराब से बदनाम किया है। कई चीजें यहाँ है, जैसे हम पहले ढेकी का चावल खाते थे,
वही आप ब्राउन राइस करके आप शहरों में 100 रुपया 120 रुपये किलो से खा रहे, जो हम घर में हमारी ढेकी थी, और उसको हमने बंद कर दिया। जो हमारा चावल है जो रोज हम खाते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू निकाल दिया हमने। तो ये काफी चीजें हैं जो हमारे पास में ही है, उसको फिर से हमको इसमें लाना पड़ेगा। रिवाइव करना पड़ेगा। और शहर के लोग उसी ढेकी के चावल को 100 रुपया लेके खा रहे, और हमने छोड़ दिया हमारा चावल, हम रेशन का चावल खा रहे। ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। वो मैंने इस विषय में जो रामचरण जी ने बात उठाई है, मेरा व्यवहारिक अनुभव यह है कि गांव की 150 महिलाओं का मैंने ट्रेनिंग किया था साधारण स्वास्थ्य समस्याओं में स्थानीय से उपलब्ध जड़ी बूटियों का और मेडिसिनल प्लांट का। तो उसके जब नतीजे आए हैं उससे मेरा दिमाग घूम गया कि इतना बड़ा सशक्तिकरण हम कर सकते हैं समाज का